नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके टॉप 30% देखेंगे। और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 6, यानी 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। आज ही हम सभी जितने भी हमने सेट बनाए हैं सभी को हम प्लेलिस्ट के माध्यम से ऐड कर देंगे और प्लेलिस्ट में जाकर जो भी आपने सेट नहीं देखे हैं उनको देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को यहाँ पर हम देखेंगे सुपर 30% और सुपर फास्ट तरीके से हम 30 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। आज की वीडियो का पहला प्रश्न लिया गया, B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर B.O. स्मिथ, याद रखिएगा, इनके अनुसार बोला गया है कि शिक्षण को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो प्रश्न संख्या 1 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिगम को सुगम या सरलीकृत करने वाली प्रक्रिया। ठीक है, तो B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, तो उन्होंने बताया है अधिगम को सुगम या सरलीकृत करने वाली प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। देखिए, शिक्षण की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसकी प्रकृति? शिक्षण की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन हमें बताना है। प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी। देखिए, शिक्षण एक अंतःक्रिया प्रक्रिया है, याद रखना है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों हैं। ठीक है, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यह भी सही। तो इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आपको यहाँ पर बताना है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए 3 का यहाँ पे राइट आंसर हम देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना और अधिगम को आसान बनाना। तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होगा। ठीक है, तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो आप बताएंगे छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना और अधिगम को आसान बनाना। तो यहाँ पर ये राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। शिक्षण के त्रिध्रुवीय मॉडल में कौन से 3 घटक शामिल हैं। किस मॉडल में? त्रिध्रुवीय मॉडल में। तो शिक्षण के त्रिध्रुवीय मॉडल में कौन से 3 घटक शामिल है। तो 3 घटक कौन से हैं वो बताना है। तो 4 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। तो ये त्रिध्रुवीय मॉडल के 3 घटक हैं। कौन कौन से? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 5। एक आदर्श कक्षा में शिक्षण का माहौल कैसा होना चाहिए। तो किस प्रकार की कक्षा? आदर्श कक्षा में शिक्षण का माहौल कैसा होना चाहिए। प्रश्न संख्या 5। तो 5 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक होना चाहिए। माहौल कैसा होना चाहिए? लोकतांत्रिक या जनतांत्रिक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 6। शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक कौन हैं। तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट। तो हर्बर्ट यहाँ पर मुख्य प्रस्तावक हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। शिक्षण का बोध स्तर किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो आपको यहाँ पर बताना है शिक्षण का बोध स्तर किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मॉरिसन। तो राइट आंसर क्या होगा 7 का, तो आप बताएंगे ऑप्शन बी, मॉरिसन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8। शिक्षण का सबसे उच्च स्तर कौन सा माना जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है शिक्षण का सबसे उच्च स्तर कौन सा माना जाता है।
तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चिंतन या विमर्श स्तर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, चिंतन या विमर्श स्तर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 9। चिंतन स्तर के शिक्षण के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है चिंतन स्तर के शिक्षण के मुख्य प्रस्तावक का नाम। तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंट। ठीक है, तो हंट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10। शिक्षण कौशल का उपयोग शिक्षक किस लिए करता है? तो आपको बताना है शिक्षण कौशल का उपयोग शिक्षक किस लिए करता है। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण को प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाने के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा, शिक्षण को प्रभावी और अर्थपूर्ण बनाने के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन क्या है? तो आपको यहाँ पर बताना है समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन क्या है। तो 11 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 11 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इन चारों में से ऑप्शन बी हो जाएगा, सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही नियमित स्कूल में शिक्षित करना। ठीक है, तो ये समावेशी शिक्षा का मूल दर्शन है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सबसे सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो आपको बताना है समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानना और उनके अनुसार शिक्षण योजना बनाना। ठीक है, तो सबसे सटीक आंसर यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं। तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी बालक आते हैं। विशिष्ट बालक में जैसे प्रतिभाशाली बालक ये भी आते हैं, मंद बुद्धि एवं दिव्यांग बालक ये भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं, सृजनात्मक बालक जो भी होते हैं ये सभी जो है हमारे विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 14। वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए क्या आवश्यक है? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण और समान अवसर प्रदान करने वाला व्यवहार रखना। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण और समान अवसर प्रदान करने वाला व्यवहार रखना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 15। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्यता कितनी होती है? प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल कितना होता है? ठीक है, सामान्यता में बताना है। तो 15 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 140 या उससे अधिक। ठीक है, IQ लेवल यानी बुद्धि लब्धि के जो बालक होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 16। पठन संबंधी विकार या कठिनाई को क्या कहा जाता है? तो पठन संबंधी यानी पढ़ने से संबंधित, रीडिंग से संबंधित यहाँ पर दिया गया है। तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। ठीक, क्या कहलाएगा? इंग्लिश में भी याद रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश में ऑप्शन दे देता है। तो डिसलेक्सिया यहाँ पर ध्यान रखना है, ये राइट आंसर है, पठन संबंधी विकार है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17। यदि एक बच्चा गणितीय गणनाओं को करने में असमर्थता महसूस करता है, असमर्थ है, पढ़ नहीं पा रहा है यानी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, तो वह किस ग्रसित है? तो वह किससे ग्रसित है? तो 4 यहाँ पर डिसऑर्डर्स दिए गए से बताना है।
अब इन 4 ऑप्शन में से जो सबसे सटीक आंसर होगा, गणितीय गणनाओं से जो संबंध रखता है, तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। ठीक है, इसे याद रखना है, डिसकैलकुलिया जो है ये गणितीय गणनाओं से संबंध रखता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18, लेखन संबंधी अक्षमता को किस नाम से जाना जाता है? किससे? लेखन संबंधी, राइटिंग से संबंधित है, तो इसमें भी याद रखना है 18 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्ग्राफिया। तो डिस्ग्राफिया ये लेखन संबंधी अक्षमता से संबंध रखता है। किससे? लेखन संबंधी, डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19, गति कौशल के समन्वय में कठिनाई होना क्या कहलाता है? किसके? गति कौशल, जिसे मोटर स्किल कहते हैं। ठीक है, तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्प्रैक्सिया। जितने भी हमने यहाँ पर अक्षमता ये सारी चीज़ें बताई हैं, ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो इसमें से कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये सभी कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, हर बार रिपीट होते हैं, तो इन्हें ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर दोनों में याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। अब देखिए, ADHD का पूर्ण रूप क्या है? याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ADHD का पूर्ण रूप बताना है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा, 20 का राइट आंसर देखेंगे, देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर इसका होगा। देखिए इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसे ध्यान देना है, ये ध्यान अभाव है, यानी हमारे ध्यान से संबंधित है, तो एक प्रकार का डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर जो 20 का हमारा जो सटीक आंसर होगा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21, विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो किसके संबंध में? विकास के संबंध में कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो सत्य कथन हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शंस को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, अपना राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो 21 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। ये डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा, यही यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 22, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या बताता है? तो शीर्षगामी सिद्धांत यानी सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल। ठीक है, या इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, या हिंदी में पढ़ रहे हैं तो शीर्षगामी सिद्धांत क्या बताता है? तो अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहे हैं। तो 22 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, विकास सिर से पैर की ओर होता है। पहले सिर का विकास होगा, फिर नीचे के जो भी हैं, तो सिर से पैर की ओर विकास होता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? तो बताएंगे शीर्षगामी सिद्धांत के अंतर्गत विकास सिर से पैर की ओर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23, समीप दूराभिमुख सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे आगे बढ़ता है? तो इसे इंग्लिश में भी याद रखिएगा, प्रॉक्सिमो डिजिटल जो प्रिंसिपल है, इसके अंतर्गत विकास कैसे आगे बढ़ता है ये बताना है। ठीक है, तो 23 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तो केंद्र से परिधि या बाहर की ओर विकास होता है। तो यानी केंद्र किसे कहते हैं? शरीर के मध्य, जिससे डिफाइन किया गया। तो शरीर के मध्य से परिधि या बाहर की ओर, परिधि यानी चारों तरफ का ही एरिया होता है, बाहर की ओर यहाँ पर विकास होता है। तो इसे हम जानते हैं समीप दूराभिमुख, इंग्लिश में जानते हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमो डिजिटल सिद्धांत के नाम से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में अमूर्त चिंतन करना शुरू करते हैं? तो आपको बताना है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में
अमूर्त चिंतन करना शुरू करते हैं। तो 24 का सबसे सटीक आंसर यहाँ पर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो किसके अनुसार बोला गया है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक, तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया और संस्कृति। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 26। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बल किस पर है? तो यानी CCE, याद रखिएगा इसे हिंदी में किस नाम से जानते हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य बल किस पर है? तो 26 का जो सबसे सटीक आंसर होगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चे के विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्षों का निरंतर मूल्यांकन करना। ठीक है, जो सबसे सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो आपको यहाँ पर बताना है रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। तो 27 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर। ठीक है, तो रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? तो आप बताएंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको यहाँ पर बताना है योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए 28 का यहाँ पे राइट आंसर, तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, निश्चित अवधि या सत्र के अंत में छात्र के कुल अधिगम स्तर का पता लगाना और ग्रेड देना। ठीक है, जो सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और ये प्रश्न इस बार जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? तो नया ढांचा के नाम से आ सकता है या न्यू मॉडल के नाम से आ सकता है, तो आपको वो नया ढांचा याद रखना है। किसके अनुसार? NEP यहाँ पर। ठीक है, तो इसे याद रखना है, इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो दिया गया 2020 के अनुसार। तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर देखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, तो ये इसका एक नया यहाँ पर ढांचा दिया गया है जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये सुपर टेट में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत बार आपके यूपी टेट में पूछा गया है, तो इसे जरूर याद रखना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ था? तो ये कब लागू हुआ था यहाँ पर बताना है। तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर आप सिलेक्ट करेंगे, तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सटीक आंसर ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो आप बताएंगे 1 अप्रैल 2010। इस तरह से हमने सुपर 30 प्रश्नों को देखा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।